India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 12वें दिन भी सुनवाई जारी रही। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने को लेकर समय सीमा पर अपना रुख स्पष्ट करें, क्योंकि लोकतंत्र की बहाली महत्वपूर्ण है। इस पर केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है। ऐसे में जल्द ही स्थिति सही होने पर राज्य का दर्जा मिलेगा। मेहता ने आगे कहा कि लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कुछ समय तक बरकरार रहेगा। केंद्र पूरे मामले पर 31 अगस्त को विस्तृत बयान देगा। मेहता ने कहा 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया था, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हुआ। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना का मौलिक कर्तव्यों और अनुच्छेद 139A में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं किए गए। जब 2018 में राष्ट्रपति शासन लगा तो किसी ने इसे चुनौती नहीं दी। जब विधानसभा भंग हुई तो किसी ने इसे चुनौती नहीं दी। मेहता ने कहा, एक और तर्क यह दिया गया कि राज्यों के पुनर्गठन ने जम्मू कश्मीर राज्य को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। एक केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य की तरह ही संघीय ढांचे का एक हिस्सा है। सरकार को यह आवश्यक लगा कि कुछ समय के लिए यह संघ के अधीन रहे, जिसे बाद में वापस कर दिया जाएगा। मेहता ने कहा, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद निवेश, पर्यटन, उद्योग शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की आय का मुख्य स्रोत पर्यटन था, जो अब फल फूल रहा है। क्षेत्र में रोजगार और आय में वृद्धि हुई है। मेहता ने कहा, विधानसभा की अनुपस्थिति में संविधान सभा शब्द का प्रयोग पर्यायवाची रूप से किया गया था, क्योंकि दोनों जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में समान अंग हैं। सिब्बल ने कहा कि बहस के दौरान नेहरू बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि व्यापार आएगा और राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अनुच्छेद 370 को लेकर संसद में पेश की गई विभिन्न स्पीच का हवाला देते हुए कहा कि इन स्पीच से साफ है कि उनका मानना था कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है और इसे कभी भी हटाया जा सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सांसदों की व्यक्तिगत राय थी। हमारे लिए मायने ये रखता है कि संसद ने सामूहिक तौर पर उस विषय पर क्या फैसला लिया। इस पर मेहता ने कहा कि वह एक गलती थी। एक नागरिक के दृष्टिकोण से जब एक निवेश नहीं आएगा, आप विकास नहीं कर सकते। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी पारित नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत कुछ दिशा निर्देश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल प्रकृति की टिप्पणियां सामान्य परिस्थितियों में या जब तक बिल्कुल आवश्यक ना हो पारित नहीं की जानी चाहिए। टिप्पणियों के इस्तेमाल किए गए शब्दों में संयम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो तब तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा, अदालत की टिप्पणियां हर समय न्याय, निष्पक्ष और संयम के सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए। साथ ही इस्तेमाल किए गए शब्दों में संयम प्रतिबिंबित होना चाहिए। इस मामले में शिखा ट्रेडिंग कंपनी ने पंजाब के उत्पाद एवं कराधान विभाग के अधिकारियों द्वारा उसकी दुकान की अवैध सीलिंग के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। इसकी अनुमति देते हुए कोर्ट ने पाया कि सहायक उत्पाद शुल्क कराधान आयुक्त के पद पर तैनात राज्य के अधिकारी ऋषिपाल सिंह ने झूठा बचाव करते हुए हलफनामा दायर किया, इसलिए उसके खिलाफ
एफआईआर दर्ज करने के साथ ही आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपील में कहा कि इस अधिकारी को ना तो विवाद में पक्षकार बनाया गया और न ही उसे कारण बताने का मौका दिया गया। इसके अलावा रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी दर्शाया नहीं गया कि अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शत्रुता रखी हो, इससे पहले कि उसके खिलाफ ऐसे प्रतिकूल निर्देश पारित किए गए हों। पहले के निर्णयों, विशेष रूप से यूपी राज्य बनाम मोहम्मद नईम AIR 1964 SC 703 का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा, प्रतिकूल प्रकृति की टिप्पणियां सामान्य परिस्थितियों में या जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो पारित नहीं की जानी चाहिए, जो कि मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हों। किसी न्यायालय की टिप्पणियां हर समय न्याय, निष्पक्ष और संयम के सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए। प्रयुक्त शब्दों में संयम प्रतिबिंबित होना चाहिए। इस मुद्दे पर कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणियों को हटाने की शक्ति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिकूल टिप्पणियां सामान्य परिस्थितियों में या जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो पारित नहीं की जानी चाहिए, जो कि मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। अदालत द्वारा टिप्पणियां हर समय न्याय, निष्पक्ष और संयम के सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए। इस्तेमाल शब्दों में संयम हो। किसी व्यक्ति के चरित्र या पेशेवर क्षमता पर गंभीर प्रकृति की प्रतिकूल टिप्पणियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पावर ऑफ एक्सपंज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणियों को मिटाने की शक्ति का बड़ी सावधानी के साथ इस्तेमाल हो। हाई कोर्ट फैसले पर पुनर्विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये देखने की जरूरत है कि निचली अदालतें अन्यायपूर्ण तरीके से कोई फैसला तो नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर आनुवांशिक रूप से संशोधित या जीएम सरसों की खेती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण पर असर पर चिंता जाहिर की। याचिका में व्यावसायिक खेती पर प्रतिबंध लगाने की मांग है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संशोधित सरसों पर केंद्र की अर्जी पर सुनवाई 26 सितंबर को करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने आनुवांशिक रूप से संशोधित या जीएम सरसों को रिलीज पर यथास्थिति बनाए रखने का वादा करते हुए पिछले साल नवंबर में अदालत में दी गई मौखिक टिप्पणी को वापस लेने की केंद्र की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। यह वादा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दिया गया था, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। केंद्र सरकार की हालिया अर्जी पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने जीएम सरसों की रिलीज के लिए कोई भी त्वरित कदम उठाने के खिलाफ अपने वादे से मुक्त होने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख खाद्य तेल और बीज भोजन फसल के रूप में सरसों के महत्व पर प्रकाश डाला है। जस्टिस माहेश्वरी के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइया की पीठ अब स्वदेशी रूप से विकसित आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों, जिसे HT मस्टर्ड DMH11 नाम दिया गया है, कि व्यावसायिक खेती पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसे अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय की मुहर मिली थी। ये पहली बार है जब भारत में किसी ट्रांसजेनिक खाद्य फसल की व्यावसायिक खेती करने की योजना बनाई गई है। मंगलवार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, जिन्होंने नवंबर को ये वादा किया था, व्यक्तिगत रूप से इससे मुक्त होने के अनुरोध के साथ अदालत में पेश हुई। उन्होंने तर्क दिया कि पर्यावरण विमोचन एक दशक से अधिक के शोध का परिणाम था और इसके लिए सशर्त अनुमोदन 4 वर्षों के लिए वैध होगा। इस मौके पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जीएम सरसों के पर्यावरणीय उत्सर्जन के कारण गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के दूषित होने पर जैव सुरक्षा चिंताओं को उठाया। पर्यावरणीय रिलीज का अर्थ है पर्यावरण में रिलीज। यदि वो कोई परीक्षण करना चाहते हैं तो वो इसे ग्रीन हाउस स्थितियों में कर सकते हैं, ताकि यह पर्यावरण में रिलीज ना हो और अन्य गैर जीएम फसलों को दूषित ना करे।
एएस भाटी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत द्वारा नियुक्त समिति द्वारा इस पर प्रतिबंध हटाने के बाद से परीक्षण चल रहा है। परीक्षण लंबे समय से चल रहा है। अब हम अंतिम चरण में हैं। जीन कैंपेन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय पारिख ने कहा कि केंद्र ने वास्तव में अपने वादे का सम्मान नहीं किया है। हमने दूषित होने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए बोई गई फसलों को उखाड़ने और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटाने का आग्रह किया। ऐसा नहीं किया गया और उनके आवेदन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस माहेश्वरी के नेतृत्व वाली पीठ की सदस्य रही जस्टिस नागरत्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा, हमें इस आवेदन पर विचार करना होगा। सुनवाई 26 सितंबर तक स्थगित करने का निर्देश देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 1 साल यहाँ या वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यह केवल एक सीजन है, अगले साल तक एक और सीजन होगा। हालांकि पर्यावरणीय क्षति को उल्टा नहीं जा सकता, हमें अर्जी सुननी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सहायक भविष्य निधि आयुक्त की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जब मूल वेतन शब्द को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा बी के तहत वर्णित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इसे अधिक विस्तृत अर्थ देने के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 4 के तहत मजदूरी की न्यूनतम दर की परिभाषा का संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है। मूल वेतन और मजदूरी की न्यूनतम दर की कानूनी परिभाषा क्या है, इसकी जानकारी इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको दे रहे हैं। बेसिक वेजेस नेगोशिएटेड और अग्रीड अपॉन रहते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच। ये कॉम्पनसेशन के बाकी कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट की तरह कंसिडर होते हैं। वेयर एज मिनिमम वेजेस लीगली मैंडेट करते हैं लोएस्ट पे रेट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेगोशिएशंस और अग्रीमेंट्स। मिनिमम वेजेस में बेसिक वेजेस प्लस अदर अलाउंसेस मेंशन रहते हैं। बेसिक वेजेस डिफाइंड है सेक्शन 2B ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1952 और मिनिमम वेजेस डिफाइंड है सेक्शन 4 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में। इसके सेक्शन 22 में 6 महीने की सजा और कम से कम 500 रुपए का फाइन मेंशन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच के ऑर्डर को डिसमिस करते हुए कहा कि बेसिक वेजेस एंड मिनिमम वेजेस को इक्वेट नहीं किया जाएगा। जब एक एक्ट में एक डेफिनेशन प्रोवाइडेड है तो दूसरे एक्ट में जाकर डिफरेंट कॉनोटेशन देखने की या एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन ढूंढने की नीड नहीं है। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जोड़े की 1 दशक पुरानी शादी को खत्म करते हुए कहा कि कोई भी कानून पति को ये अधिकार नहीं देता है कि वो अपनी पत्नी को केवल इसलिए पीटे और प्रताड़ित करे कि क्योंकि उन्होंने शादी कर ली है। कोर्ट ने ये माना कि पति द्वारा शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होने की पत्नी की गवाही की पुष्टि मेडिकल दस्तावेजों से होती है। अदालत ने कहा, प्रतिवादी या पति का ऐसा आचरण, यातना और पिटाई अनिवार्य रूप से शारीरिक क्रूरता है, जो पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(IA) के तहत तलाक लेने का अधिकार देता है। अदालत पति द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक देने की याचिका खारिज करने के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी। अपीलकर्ता पत्नी ने दावा किया कि शादी के तुरंत बाद उसे पति द्वारा शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई और उस पर कई तरह के अत्याचार किए गए, जिन्हें वो इस उम्मीद से सहन करती रही कि चीजें ठीक हो जाएंगी। उसका मामला ये था कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते गए, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य उससे छुटकारा पाना था, ताकि वो अपने बेटे की शादी किसी संपन्न परिवार की किसी अन्य लड़की से कर सके। पत्नी ने अपनी गवाही में कहा था कि उससे दहेज की मांग की जाती थी, उत्पीड़न किया जाता था और कई मौके पर उसको पीटा भी जाता था और प्रताड़ित किया जाता था और वैवाहिक घर में नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता था।
यह भी आरोप लगाया गया कि उनके पति को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए उनसे रुपयों की मांग भी की गई थी। इसमें कहा गया था कि पति यह बताने में विफल रहा कि किन परिस्थितियों में पत्नी को उसके माता पिता के घर छोड़ दिया गया और उसने उसकी गवाही का भी खंडन नहीं किया कि उसे वैवाहिक घर में वापस नहीं लाया गया, जिसके लिए कोई कारण नहीं था। पीठ ने यह भी कहा कि तलाक के लिए याचिका 2 साल से अधिक समय तक अलगाव के बाद दायर की गई और इसलिए पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) IB के तहत परित्याग के आधार पर तलाक की हकदार है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 25 सितंबर तक स्थगित कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को चुनाव पर रोक का आदेश जारी किया था। न्यायमूर्ति अभय S ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश कुश्ती संघ से अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा है। न्यायमूर्ति अभय S ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने याचिकाकर्ता को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा, जिसने WFI चुनावों पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता को सलाह दी गई थी कि वो उच्च न्यायालय के मामले में एक पक्ष के रूप में पक्षकार बने और वहां रोक हटाने के लिए दबाव डाले। पीठ ने कहा, हमें इस मामले पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए? आप उच्च न्यायालय जाएं। अंतरिम रोक हटाने के लिए आवेदन करने के बजाय याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुना है। इसलिए हम इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं। शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के 11 अगस्त के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश अमेच्योर कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस आदेश निर्वाचक मंडल के एक भाग के रूप में भाग लेने के लिए हरियाणा कुश्ती संघ की अयोग्यता पर शिकायत उठाने वाली एक याचिका पर आया था। उच्च न्यायालय के रोक पर आंध्र प्रदेश अमेच्योर कुश्ती संघ ने आपत्ति जताई, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। अपीलकर्ता के वकील ने बताया कि WFI को अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा मान्यता रद्द कर दी गई है, जो एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। यह प्रस्तुत किया गया कि चुनाव जारी रहना चाहिए और शीर्ष अदालत ने पहले इस तरह की रोक हटा दी थी। उधर अपनी रिहाई की मांग कर रहे नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की याचिका पर सुनवाई 30 अक्टूबर के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला 3 जजों की बेंच के सामने लगेगा। 2002 के इस हत्याकांड में विकास यादव को 25 साल की सजा मिली है। उसने समय से पहले रिहाई की गुहार की है। सुनवाई के दौरान दिवंगत नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा और यूपी सरकार ने याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से मिली सजा को नई याचिका के जरिए कम नहीं करवाया जा सकता। वहीं विकास यादव के वकील ने कहा कि वो हर पहलू पर जवाब देंगे, लेकिन इस तरह के मसले पर पहले 3 जजों की बेंच आदेश दे चुकी है, इसलिए ये मामला 3 जजों की बेंच को भेजा जाए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की बेंच ने इसे स्वीकार कर लिया। नीतीश कटारा की मित्रता बाहुबली डीपी यादव की बेटी भारती से थी। इस दौरान 16 फरवरी 2002 की रात गाजियाबाद में एक शादी समारोह में भारती और नीतीश साथ थे। ये देखकर भारती का भाई विकास बेहद गुस्से में आ गया। उसने अपने चचेरे भाई विशाल के साथ मिलकर नीतीश को अगवा कर लिया। गाजियाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर ले जाकर हथौड़े से उसकी हत्या कर दी गई। कुछ दिनों तक मुकदमा गाजियाबाद कोर्ट में चला। नीतीश की मां नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि डीपी यादव के दबाव में सुनवाई सही तरीके से नहीं हो रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर करा दिया था। 30 मई 2008 को निचली अदालत ने विकास,
विशाल और सुखदेव पहलवान को उम्र कैद की सजा दी। 2 अप्रैल 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा तो नहीं दी, लेकिन उम्र कैद की सजा की मियाद तय कर दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने विकास और विशाल को 25-25 साल और सुखदेव को 20 साल की सजा दी थी। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.